आदाब, जेकेसी न्यूज़ के उर्दू खबरनामे में आपका खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। राजौरी में तसादम में अब तक हलाक किए गए 2 दहशतगर्द। झड़प में अब तक 1 फौजी एहलकार शहीद, 3 हुए जख्मी। अनंतनाग में तसादम जारी। बीजेपी लीडर मोहम्मद सादिक खान ने 370 बहाली का मुतालबा करने वाली जमातों को बनाया तनकीद का निशाना। कहा 370 की मनसूखी से कश्मीर में हुई है खुशहाली बहाल। जल शक्ति महकमे में 13,000 करोड़ की बदअनवानी के इल्जाम में पीडीपी का जम्मू में एहतजाज। कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई का किया गया मुतालबा। और खुराक, सिविल सप्लाईज और अमूर सार्फिन महकमे ने अनंतनाग में किया बेदारी कैंप मुनक्किद। आवाम को दी महकमे के मुख्तलिफ स्कीमों और प्रोग्रामों की जानकारी। अब खबरें तफसील से। जिला राजौरी के नारला इलाके में गुज़श्ता कल से शुरू हुए तसादम में अब तक 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। मंगलवार शाम से शुरू हुए इस तसादम में 1 फौजी जवान भी शहीद हुए हैं, जबकि 3 हिफाजती एहलकार जख्मी भी हुए हैं। इसके लिए इस तसादम में 1 फीमेल लेब्राडोर ने भी अपनी जान गंवाई है। इस बात की तस्दीक एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह ने की है। वादी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग के कुकरनाग इलाके में इस वक्त फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान एक तसादम जारी है। इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी के बाद वहां हिफाजती एहलकारों की मुश्तरका टीम ने तलाशी कार्रवाई शुरू की थी, जिसके बाद में तसादम में जो बाद में बदल चुकी। आखिरी इतला मिलने तक दोनों तरफ से रुक रुक कर गोलीबारी का तबादला जारी था। एडीजीपी कश्मीर ने इस बात की तस्दीक की है। अनंतनाग से बीजेपी सीनियर लीडर मोहम्मद सादिक खान ने कहा है कि जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 की मनसूखी से यहां खुशहाली बहाल हुई है, लेकिन यहां की कुछ सियासी जमातें यहां फिर से 370 बहाल करने का मुतालबा कर रही हैं और यहां वही पहले की तरह खून खराबा कराने की कोशिश की जा रही है। जहाँ तक आज मेरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बनाने का मकसद यही था कि मैं कल दिल्ली से लौटा हूँ और कुछ दिन पहले मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में गया, जहाँ पर मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में रिट पिटिशन दायर की है इन फेवर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन विच वाज टेकन ऑन 5th of August 2019 द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। कुछ यहाँ की इलाकाई पार्टी बदकिस्मती से दोबारा से उसी खून खराबे को यहाँ लाना चाहते हैं, बजिद हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एज ए सिविल सिटीजन जम्मू कश्मीर एज ए सीनियर लीडर ऑफ द भारतीय जनता पार्टी मेरा भी एक हक बनता है कि मैं वहां जाकर ये कहूं कि इसको हटाने से जम्मू कश्मीर में खुशहाली लौट आई, जम्मू कश्मीर में अमन लौट आया है। तो ये कौन से लोग हैं जो दोबारा यहाँ बर्बादी और तबाही चाहते हैं? तो यहाँ आपके पास आकर, क्योंकि इसको लेकर जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी तो फिर हजारों के कमेंट्स आए और कुछ जर्नलिस्ट साहिबान ने मुझे कॉल भी किया कि आपने अच्छा नहीं किया। कुछ लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है, उसको पैसे मिले हैं। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही मकसद है कि मुझे न किसी ने पे किया है, न किसी के मशवरे से मैं गया, न किसी का मैं एजेंट हूं। अलबत्ता मेरा एक हक बनता है, हम सबका हक बनता है। अगर किसी जगह आग लगी हो तो हम सबको जाना चाहिए, अपना अपना फर्ज निभाना। सेक्टर पीडीपी की जानिब से आज जम्मू में एलजी इंतजामिया के खिलाफ एक बड़ा एहतजाज किया गया, जिसमें पार्टी लीडरान का इल्जाम था कि जल शक्ति महकमे में 13,000 करोड़ की बदअनवानी हुई है, जिस पर कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा। उन्होंने मुतालबा किया है कि जो भी लोग इसमें मुलव्वस हैं उन पर एलजी इंतजामिया को सख्त नोटिस लेना चाहिए। साथ ही उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपना ओहदा छोड़ने का भी मुतालबा किया है।
साफ साफ दिख रहे हैं कि एक प्रमुख इंसान है इस पूरे के अंदर, इस पूरे कांड के अंदर एक अफसर, IAS अफसर जो दलित समाज से आता है, उसने आवाज़ उठाई है। आप उसको डाउनग्रेड करते हैं, आप उसको मीटिंग से भगा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो विसल ब्लोअर है। एक विसल ब्लोअर के साथ अगर ये हो रहा है तो बीजेपी कहाँ से उठ के कहती है कि वो करप्शन के खिलाफ है। और यहाँ पर लोकल आप बीजेपी यूनिट की हालत देखते हैं। हिमगिरी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो लोन बाउंस, चेक बाउंस, जो लोन NPA अकाउंट का है, उसके अंदर 3 मंत्रियों के नाम है, 3 पुराने लीडर्स के नाम है इनके बीजेपी के, आज भी बैठे हुए ओहदों पे बैठ के मॉरल हाई ग्राउंड्स लेते हैं। उन लोगों का नाम है, उनके खिलाफ उनके खिलाफ भी जांच नहीं करते। ये 13,000 करोड़ की इज़ अ सीरियस एलिगेशन। मैंने तो LG साहब को मुबारक भी दी थी कि देखो जी, सेंटर में कांग्रेस ने दिल्ली में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो तो दिल्ली तक अपनी करप्शन के झंडे गाड़ने शुरू हो गए हैं। देखिए, आज का हमारा प्रोटेस्ट LG एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ है कि जैसे एक सीनियर मोस्ट IAS ऑफिसर ने पिछले दिनों की लेटर लिखी है दिल्ली गवर्नमेंट को कि भाई यहाँ पर जम्मू कश्मीर में 13,000 करोड़ रुपए का जल जीवन में घोटाला हुआ है। भाई सबसे पहले तो LG साहब को इमीडिएट होते से बर्खास्त किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर जो बड़ा इल्जाम है। और दूसरा इसमें यह है कि इसकी इमीडिएट हाई लेवल की इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि सरकार के लोगों के सामने सरकार के भ्रष्टाचार का चिट्ठा खुल सके और लोग इसको देख सके। और दूसरा इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि जो सरकार ये बड़े बड़े वादे करती थी कि हम भ्रष्टाचार मुक्त ला रहे हैं, और भ्रष्टाचार इनके घर पे है, ये किसी अपोजिशन पार्टी ने नहीं कहा। इन्हीं सरकार के सीनियर मोस्ट IAS ऑफिसर ने लेटर लिखी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और उसमें जो जिक्र किया गया, तो सरकार आज है कहाँ? आज इंक्वायरी कंस्टिट्यूट क्यों नहीं कर रही? खुराक सिविल सप्लाईज और अमूर सार्फिन महकमे की जानिब से अनंतनाग में एक बेदारी कैंप का अहतमाम किया गया। सरकारी क्लस्टर मॉडल स्कूल उत्तर सोनाजी गुंड में मुनक़द हुई बेदारी कैंप में असिस्टेंट डायरेक्टर खुराक मुदस्सिर अहमद और सियासी व समाजी लीडर बिलाल अहमद मेहमान खसूसी की हैसियत से वहाँ मौजूद रहे, जिन्होंने अवाम को महकमे की जानिब से फराहम की जा रही खिदमात और स्कीमों के मुतल्लिक़ मुफस्सल जानकारी फराहम की है। या तो नीड बेस्ड, उनको पता ही नहीं होता हमारा विजन क्या है, हमारा प्लान क्या है, हमारी डेवलपमेंट कौन सी। हमने 70,000 वो लोग डिलीट किए जो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे इस दुनिया में। जैसे मिसाल के तौर पे कोई गुलाम अहमद है, उसने फ्रॉड झूठ करके बताया था कि मेरे घर में 8 लोग हैं। जब हमने आधार सीडिंग, हमेशा आप लोगों ने इस पे एतराज उठाया कि डिपार्टमेंट क्यों आधार सीडिंग कर रहा है। आधार सीडिंग की बदौलत जो है हम लोगों ने 70,000 बोगस जो बेनिफिशरीज थे, सोल्स थे, उनको हमने डिलीट किया, वीड आउट किया। तो मैं जो मिसाल दे रहा था कि जैसे गुलाम मोहम्मद कोई है, उसने कहा ये अवेयरनेस कैंप है, लोगों को अवेयर करना। जितने भी यहाँ पे डिपार्टमेंट आए थे, इनके पास जितने भी स्कीमें हैं वो हमने लोगों तक पहुँचाए हैं और कोशिश की है कि लोग उन स्कीमों का लाभ उठाए। और इंशाल्लाह आगे भी ये स्कीम में ये प्रोग्राम होते रहेंगे। और जो लोग हैं उनसे मेरी गुजारिश है ये कि वो भी जोक दर जोक कहा है इन प्रोग्रामों में, ताकि वो इन स्कीमों का लाभ उठाए। और दूसरी बात यह है कि मेरी गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से, हमें ऐसे अफसरों की ज़रूरत है यहाँ पे। ये ऑफिसर जो यहाँ पे है ये बहुत अच्छे तरीके से इस इलाके में, इस जोन में काम करते हैं और अपने राइज़ को अच्छी तरीके से अंजाम देते हैं, चाहे कोई भी हो। यहाँ पे अच्छे तरीके से ये जम्मू कश्मीर अवामी तहरीक के जनरल सेक्रेटरी नदीम शफी ने आज कहा है कि सेब की बरामदात पर कस्टम ड्यूटी में रियायत देना गहरी तशवीश का बात है। उन्होंने कहा है कि इस तरह का फैसला कश्मीर की सेब से जुड़े लोगों के लिए एक बड़ा धचका है। उन्होंने कहा है कि कश्मीर का सेब को जो दुनिया भर में जाना जाता है, उस पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने वज़ीर आज़म से अपील की है कि इस तरह के फैसले पर फिर से नज़रसानी की जाए। देखिए, सबसे पहली बात जो एक्साइज ड्यूटी जो उस पर जो रिलैक्सेशन दी गई है, वो सबसे ज़्यादा चिंता की बात है। आपको पता है कि यहाँ पर इकोनॉमिकली कितना डाउन है, तो अब इन्होंने जो हमारे एप्पल्स, जो कश्मीरी सेब जो माने जाते थे पूरे वर्ल्ड में वो जाते थे, अब उन पे इन्होंने पाबंदी कर दी। ये जो दावे करते हैं, नए दावे करते हैं नया कश्मीर ही नए कश्मीर है। आखिर ये कश्मीरियों के साथ क्या करना चाहते हैं? उनको क्या भूखा मरना है? क्यों जो एप्पल ग्रोवर्स हैं उनको क्या उनकी फैमिली नहीं है, उनके बच्चे नहीं हैं, उनका पेट नहीं है? हर किसी पे पाबंदी लगाई जा रही है। कश्मीरी सेब वर्ल्ड में माना जाता था, उन पे इन्होंने रोक लगा दी। अब अमेरिका का जो सेब है, अब उनके साथ ये बिज़नेस करने लगे। मुझे बताइए, आखिर कश्मीरी को करना क्या है? अगर यहाँ का सरकार के दावे हैं कि नया कश्मीर, कौन सा नया कश्मीर? ये तो बर्बाद कश्मीर कर रहे हैं।
हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से ये दरख्वास्त करते हैं कि इस पे गौर फिक्र करें, इस पे सोच विचार करें। अगर आप नए कश्मीर के दावे दे रहे हो तो ये ऑर्डर्स निकलते हैं दिन भर, ये वापस ले। और जो कश्मीरी फेमस जो सेब है हमारा यहाँ का, जो माना जाता है, जो बेचारे कश्मीरी एप्पल ग्रोवर्स हैं, जो बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आखिर उनके साथ आप इंसाफ कीजिए। उनकी भी फैमिली है, उनके भी बच्चे हैं, उनके भी घर बार है। आखिर कश्मीरी कब तक सफ़र करेगा? यहाँ से आप दूसरे दावे देते हो नया कश्मीर, हमें तो नहीं लगता है फिर ये नया कश्मीर है। ये तो आप बर्बाद कर रहे हो कश्मीर को। दिन ब दिन एक ऑर्डर निकालते हो। कल को आप यहाँ के राइस को बैन करोगे, कल को आप सांस लेना बंद कर दोगे कश्मीरियों का। ये तो जुल्म है, नाइंसाफ़ी की बात है। और हम प्रधानमंत्री से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पे गौर फिक्र की जाए। सेंट जोसेफ स्कूल बारामूला के इर्द गिर्द जारी तनाज़े में फादर पेपेन के कानूनी वकील अबैद शम्स ने आज मीडिया से बात करते हुए पहले नामालूम हक़ाइक़ पर रोशनी डाली और इस मामले में इंसाफ की ज़रूरत पर जोर दिया। इब्तिदाई दौर पर यह तनाज़ा इस वक्त सुर्खियों में आया जब स्कूल के प्रिंसिपल को तब्दील कर दिया गया, जिसमें फादर पेपेन की मुबन्ना माली बेज़ाब्तियों का हवाला दिया गया। ताहम फादर पेपेन के वकील ने इन दावों की तरदीद की और ये दावा किया है कि गबन के मुकदमे में इनके मुलव्वस होने के बारे में गलत तासुर पैदा किया गया था। फादर पेपेन जो यहाँ पे प्रिंसिपल थे, इनकी मतलब ड्यूरिंग हिज कोर्स ऑफ ड्यूटीज़ इनको एक एम्बेजलमेंट का पता चला कि स्कूल में किस तरीके से पैसे मतलब एम्बेजल किए जाते हैं। उस निस्बत जब इन्होंने डायसिस जो इनके अपनी अपर अथॉरिटीज़ हैं, सुपीरियर अथॉरिटीज़ हैं, उनको अप्रोच करके इस मैटर को जब इसमें लाया, इनकी नोटिस में लाया, तो एक इंक्वायरी बैठी गई, जिस इंक्वायरी में मतलब एक इंक्वायरी जिसमें ये वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे इस वक्त यहाँ पे इंटरिम प्रिंसिपल भी हैं, ही टू इज़ दी पार्ट ऑफ दैट इंक्वायरी। और वह इंक्वायरी रिपोर्ट भी मैं आप लोगों को बाद में दे दूँगा। उसके बाद जब वो इंक्वायरी ख़त्म होती है, उसके बाद कैसे एक ईमानदार इंसान को इस तरीके से जलील किया जाता है, कैसे इसको रुकाया जाता है अपने काम अंजाम देने पे। एक ऐसा इंसान जिसको सिर्फ नेशनल मीडिया नहीं, नेशनल गवर्नमेंट नहीं, इंटरनेशनल गवर्नमेंट ने भी अवार्ड दिए गए हैं फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। और उसके बाद इनकी विदाउट फॉलोइंग प्रोसीजर इनकी एक ट्रांसफ़र की जाती है। उस ट्रांसफ़र हम चैलेंज करते हैं कोर्ट में और वो अभी भी सब जुडिस है। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ आपको, एक ये लीगल फ़ाइट है, प्लीज़ कोर्ट को डिसाइड करने दें। और आप जो भी बात लोगों तक पहुँचाते हैं, जो भी बात, वो देखें पहले वो सही है या गलत है, किस हद तक वो सही है। और जो परसेप्शन लोगों के सामने ये क्रिएट किया जाता है कि मतलब वो शायद पैसों की वजह से यहाँ पे बैठे हैं या ऐसा कुछ भी नहीं है। ही इज़ स्टिल विलिंग टू एक्सेप्ट द ट्रांसफ़र बट फॉर दैट मैटर वो सिर्फ ये चाहते हैं कि जो डाइसिस है वो किसी भी तरीके से अगेंस्ट द रूल जाके इसकी ट्रांसफ़र ना करें। राइट। सेकंड थी कि फादर पेपेन एक ईमानदार इंसान है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि उनकी ईमानदारी पे उंगली ना उठाई जाए। जहाँ तक कि इनकी ट्रांसफ़र का ये मकसद या एज़ फार एज़ ट्रांसफ़र इज़ कंसर्न, मैं सिर्फ आप लोगों को ये बोल रहा हूँ कि वो मैटर जो है इस वक्त सब जुडिस है, लेट कोर्ट डिसाइड्स। राइट। आप लोगों को सिर्फ मैं इतनी गुजारिश करना चाहता हूं कि आप किसी भी तरीके से उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन ना करें। और अगर आप सच जानना चाहते हैं तो जो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास पड़े हुए हैं और जो डॉक्यूमेंट्स आने वाले वक्त में हम शायद इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ को भी फराहम करेंगे जिस पे शायद लीगल एक्शन भी हो, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी वो देखें और सही बात लोगों तक पहुँचाएँ। ये ट्रांसफ़र जो हुई है अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ बायलॉज हुई है और जो कैनोनिकली जो प्रोसीजर उनको फॉलो करने थे वो बिल्कुल फॉलो नहीं हुए हैं। इसीलिए हमने ये ऑर्डर जो चैलेंज किया हुआ है कोर्ट में, उसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो इस वक्त कोर्ट में ऑलरेडी सब जुडिस है। मैं नहीं चाहता हूँ उस कंट्रोवर्सी में पढ़ना, बट मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि जो ट्रांसफ़र हुई है दैट्स अगेंस्ट द बायलॉज, अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ देयर ओन लॉज। और जो कैनोनिकली दो बिशप द प्रेसिडेंट हैज़ टू फॉलो, उसने कोई भी रूल फॉलो नहीं किया है। कि एक पर्सनल राय है कि मतलब वो क्यों नहीं आना चाहते, बट बीइंग ए प्रीस्ट अच्छा नहीं लगता है कि एक मज़हबी इंस्टीट्यूट यहाँ मीडिया के सामने आए। बस हमारे आने का भी यही मकसद था कि उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन ना हो, एक गलत परसेप्शन लोगों में क्रिएट ना हो। सिर्फ इसी वजह से हम आपके सामने आए। यही तो बात है कि वो परसेप्शन लोगों के सामने क्रिएट किया जाता है। अगर आप बोल रहे हैं कि लाखों का मतलब उन्होंने एम्बेजलमेंट किया है, कोई ऐसा सबूत अभी आप लोगों के हाथ में है
क्या ऐसा कोई सबूत अभी तक लोगों के सामने लाया गया? क्या ऐसा कोई भी सबूत पुलिस, कोर्ट कहीं पे भी वो प्रोवाइड कर सके? ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑडिट होता है स्कूल का, बाज़ाब्ता ऑडिट होता है। ऐसा तो अभी पिछले 4-5 साल से वो प्रिंसिपल हैं, ऐसा तो कुछ भी सामने नहीं आया है। ये सिर्फ उनको डिफेम करने के लिए है, उनको डिमीन करने के लिए है। ऐसी बड़ी सी कम्युनिकेशंस हमारे पास अभी भी अवेलेबल है, जो मैं अगर आपको दे दूं तो उससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से इनको जलील किया जाता है। जम्मू के बाहू किला में करोड़ों रुपयों की लागत से म्यूजिकल फाउंटेन तैयार किया गया था, लेकिन गुज़श्ता 2 से 3 माह से ये फाउंटेन बंद रहने से यहाँ सैर व तफरी की गर्ज से आने वाले सयाहों को मायूसी हाथ लग रही है, जिन्होंने अब फिर से हुकूमत से मुतालबा किया है कि यहाँ म्यूजिकल फाउंटेन पार्क को शुरू किया जाए ताकि जम्मू खित्ते में सयाहत को फ़रोग मिल सके। कल करिए टेंडर नहीं हुआ है, तो वो शॉर्ट पीरियड का टेंडर होता है। तो मैं एलजी प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि जल्दी से जल्दी जो है हमारा जो पार्क है इसमें म्यूज़िकल फाउंटेन जो हैं वो दोबारा चालू किए जाएं, और ताकि जो शहर के एडजॉइनिंग एरिया से या लोकल लोग या जो और भी पर्यटक शाम को आते थे इस पार्क को देखने के लिए, तो वो आकर इसका लुत्फ़ उठा सकें और जहाँ की रौनक जो है वो दोबारा पुनः आ जाए, और जो हमारा जो पार्क है इसका नाम फिर पर्यटन विभाग की जो चित्र है, जो उनका मानचित्र है, उसमें आ जाए। धन्यवाद। प्रॉब्लम क्या है ये मैंने डिपार्टमेंट से पता लगाया, क्योंकि हम तो लोकल हैं। मैंने पूछा कि बड़े दिनों से जहाँ पर कोई चहल पहल नहीं है, क्योंकि शाम को लाइटें तो जलती हैं लेकिन लोकल लोग नहीं होते हैं जहाँ पर, तो उन्होंने बताया कि जो जहाँ के म्यूज़िकल फाउंटेन हैं वो बंद हो गए हैं, क्योंकि उनकी कोई टेंडरिंग वगैरह करते होंगे। ये डिपार्टमेंट का इंटरनल मसला है। सुनने में आया कि पहले इनका जो इंजीनियर विभाग था जो वही मेंटेन करता था, और बड़े अच्छे शाम को एक माहौल होता था, लोग आते थे जहाँ पर वो घूमते थे, हमें भी देखते थे, हमें भी बड़ा मज़ा आता था कि बड़े सारे बाहर से लोग आके हमारे क्षेत्र में आते हैं। लेकिन पिछले 2 महीनों से अब त्योहारों का सीज़न आ रहा है और लोग घर से बाहर निकलेंगे, लेकिन शाम को जहाँ म्यूज़िकल फाउंटेन ही नहीं हो गया, जहाँ के 4 चांद नहीं लगेंगे, तो कौन आएगा जहाँ पर। तो इसलिए आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार से जो मांग करते हैं, एलजी प्रशासन से, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, जम्मू सिटी बनाया है, स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, वो जम्मू की तरफ विशेष ध्यान दे रहे हैं। तो एलजी प्रशासन से हम जो मांग करते हैं कि सर इस डिपार्टमेंट की तरफ भी ध्यान दीजिए। हमारा जो बाग्या भोर पार्क है ये बहुत अच्छा आपने बनाया है। केंद्रीय गृह मंत्री साहब अमित शाह साहब ने इसका उद्घाटन किया हुआ है, करोड़ों रुपए जहाँ पर लगे हुए हैं, तो लोगों को उसका फ़ायदा मिलना चाहिए, और जल्दी से जल्दी जो म्यूज़िकल फाउंटेन है उसका जो समस्या है उसका समाधान करें ताकि लोग जहाँ पर आएँ। धन्यवाद। जम्मू शहर की सबसे बड़ी पार्क बागे भोर में पिछले 2-3 महीनों से म्यूज़िकल फाउंटेन बंद है, जिस वजह से जो शहर के तथा अभी कुछ ही दिन पहले अमरनाथ यात्रा भी चली, तो उसके पर्यटन जो लोग यहाँ पर आते थे इस पार्क को देखने के लिए, उन पे भी निराशा रही कि हम शहर से यहाँ पर आ गए, लेकिन प्रशासन की नाकामी ये रही कि इस म्यूज़िकल फाउंटेन की जो गूंज थी उसको बंद किया गया था। म्यूज़िकल फाउंटेन बंद पड़ा था, जिसकी वजह से जो पर्यटन बाहर से आए थे उनको काफ़ी रोष था कि आखिरकार जम्मू कश्मीर प्रशासन सिर्फ उपराज्यपाल जी के भाषणों तक ही सीमित है, या ग्राउंड रियलिटी में भी उसका कोई असर देखने को मिलता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि मुझे अभी एम्प्लॉइज़ ने ये बात भी बताई है कि हमारा जो इंजीनियर विंग जो इस पार्क को मेंटेनेंस के लिए देख रेख करता था वो ब्रेक हो गया है। अब अभी तक नया कोई नोटिफिकेशन इशू नहीं हुआ है कि आखिरकार इसको कौन देख रेख करेगा, और एक टेंडर जो है वो हर 6 महीने 5 महीने बाद लगता है, वो उसका टाइम पीरियड भी पूरा हो गया था। मेरी आपके चैनल के माध्यम से ये सरकार से आग्रह है कि एक कमेटी बैठाई जाए, उसमें एक लॉन्ग टर्म का टेंडर रखा जाए, ताकि उस लॉन्ग टर्म के टेंडर में जो भी अधिकारी की ड्यूटी रहेगी वो इसको मेंटेनेंस वगैरह रखे, ताकि म्यूज़िकल फाउंटेन की जो गूंज है वो हमेशा इस पार्क में बनी रहे। क्या लगता है पर्यटक आ रहे हैं इस वक्त पर्यटन तो छोड़िए, आखिरकार इस क्षेत्र के लोग भी आना बंद कर गए हैं, क्योंकि जो करोड़ों रुपए का म्यूज़िकल फाउंटेन जो इस बागे भोर पार्क को चांद लगाता है
वो ही बंद है, तो इस पार्क को देखने के लिए कौन आएगा? क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूं कि आपके चैनल ने पहले भी हमारे क्षेत्र के लोगों का सहयोग किया है, सरकार को इस बात की जानकारी दी है। अब सरकार से तथा प्रशासन से मैं आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करता हूं कि इसको फिर से एक बार से चालू करवाएं। माचेल स्पोर्ट्स ग्राउंड में माचेल सकाफती मेला जोशो खरोश से मनाया गया। माचेल कल्चरल फेस्टिवल की तमाम तकरीबात का एहतमाम वहां के मकामी लोगों ने फौज के तावन से किया था। माचेल वादी अपने सरसब्ज व शादाब मैदानों, पानी की बेशुमार नदियों और शानदार खूबसूरती के साथ मुल्क भर के लोगों के लिए एक तरक्की पजीर सियाहती मकाम है। सालाना माचेल कल्चरल फेस्टिवल इस सरहदी इलाके में सयाहत को फ़रोग देने और मकामी टैलेंट को फ़रोग देने के लिए मनाया जाता है, जिसमें बड़ी तादाद में खेल और सकाफती सरगर्मियाँ शामिल थीं। बंद तो डब्बा गुल। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। सबसे पहले मैं 53 ब्रिगेड और 56 RR को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने जिस अच्छी तरह से इस कल्चरल फेस्टिवल का यहाँ पर आयोजन किया। सबसे पहले मैं इलाके बच्चल के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिस तरह से इंडियन आर्मी ने, GSC साहब या कमांडर साहब या 56 RR ने जिस तरह यहाँ पे बच्चल मेला का इनेकाद किया या जब से ये शुरू हुआ तो तब से यहाँ पर बच्चल और तामीर तरक्की पर आ गया है। और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जो हमारा ये 2000 इलाका बच्चल है इसमें काफ़ी तरक्की होगी और काफ़ी आगे जाएगी, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह। तो मैं आज जो बच्चल मेला है, मैं तमाम बच्चल के लोगों को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा जिस तरह से इन्होंने यहाँ पर हिस्सा लिया और जिस तरह से लोगों ने यहाँ पे स्कूल के बच्चों ने या बाकी जो बाहर से टीवी आए हैं, तो जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर इसमें शिरकत की, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और ख़ासकर मैं इंडियन आर्मी और GSC कुपवारा ब्रिगेड कमांडर साहब का और 56 RR का। सरहदी ज़िला पुंछ का मेंढर असम्बली हल्का जो कि 3 तहसीलों पर मबनी है और इलाके की इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी इसे म्यूनसिपलिटी का दर्जा नहीं दिया गया है। मकामी सरपंच सैयद चौधरी और मौलाना मोहम्मद इकबाल ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इसे म्यूनसिपलिटी का दर्जा दिया जाए ताकि यहाँ तामीर व तरक्की हो सके और इलाके की आवाम के मसाइल का अजाला हो सके। बड़े मुद्दे पर कि हमारा कस्बा जो है 2002 से इसको सब डिवीजन मेंढर का दर्जा हासिल होता है और उसके बाद जब से उससे पहले भी और उसके बाद हमारी जो तहसीलें बनी हैं, नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बने हैं, जैसे मनकोट तहसील आई है और बालाकोट तहसील बनी है। और ये सब बातें जो है ध्यान में रखते हुए और मिलिटेंसी को ध्यान में रखते हुए, मिलिटेंसी की वजह से हमारे कस्बा मेंढर के अंदर इतना लोड हुआ है, पब्लिक का इतना लोड हुआ है कि आज कस्बा जो है कई किलोमीटर के हिसाब से दूर तक फैल गया है। आप देखेंगे सखी मैदान तक फैल गया है, अड़ी तक फैल गया है, कोटा तक चला गया है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे कस्बे को इस वक्त तक म्यूनसिपलिटी का म्यूनसिपल काउंसिल का जो है उसको दर्जा नहीं दिया गया है। ये दर्जा, यो स्टेटस जो है न दे के सरकार ने हमारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है। अगर ये इससे पहले मैं कहूँ कि 2003 में डिस्ट्रिक्ट कम बोर्ड मीटिंग जो थी पुंछ में, उसके अंदर इसमें इसको कस्बा मेंढर को म्यूनसिपलिटी का दर्जा जो था उसमें मंजूरी मिल गई थी। न जाने किन वजूहत की बुनियाद पर आज तक वो फाइल जो है धूल चाट रही है और उसको अमली जमा नहीं बनाया गया है। आज वो लोग बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने बड़े बड़े काम किए हैं, 70 साल में जो नहीं हुआ वो आज हुआ है। मैं उनसे पूछना चाहूंगा 70 साल में इतना इस कस्बे के लिए आप मुझे बताएं, 1 साल में क्या किया है? 1 साल में ड्रेनेज सिस्टम नहीं हमारा बहाल हो सका है। 1 साल में हमारा मतलब हमारे इसमें कस्बा के अंदर पावर का कोई सही सिस्टम नहीं है। इस 1-2 साल के अंदर अगर आप देखेंगे आबादी बढ़ने की वजह से पीने का पानी साफ मुहैया नहीं है लोगों को, वाटर सप्लाई प्रॉपरली नहीं है, बिजली की सप्लाई प्रॉपरली नहीं है। जैसे कि हमारे तंजीम सेक्रेटरी जनाब साहिद साहब ने एक बड़ी तफसीली गुफ्तगू के साथ यहाँ मेंढर का जो कॉन्स्टिट्यूट जो मामला है उसको पेश किया है, तो इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि दावों से कोई बात बनने वाली नहीं होती है जब तक कि प्रैक्टिकल उसको अमली जामा ना पहनाया जाए।
जो इन्होंने बात एक से लास्ट तक की है, मैं उसकी पूरी तायीद में बात कर रहा हूँ कि यहाँ मेंढर कस्बा की हालत देखी जाए, यहाँ को पैसेंजर शेड और उसके बाद रोड का मसला, यहाँ पर कोई नालियों का जो खस्ता हालत, तो मेंढर की सिटी जो है बड़ी एक नायाब तरीके से गुजर रही है, जिसकी डेवलपमेंट का क्या, आप डेवलपमेंट तो हम कह ही नहीं सकते हैं कि खस्ता हालत और परेशान कुन हालात में इस वक्त मेंढर का कस्बा जो है गुजर रहा है। यहाँ पर जितनी चीज को टच कीजिए, यहाँ की रोड्स का, यहाँ के पानी के निकास का, यहाँ की पूरी सिटी जो है वो जब बारिश होती है तो लथपथ हो जाती है, तो करोड़ों का नुकसान जो है ये सिटी वाले लोगों का होता है। जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की वार्ड नंबर 51 से काउंसलर राजकुमार तरखान ने आज सेक्टर 1A एक्सटेंशन में नालियों को कवर करने के काम की शुरुआत की है। इस काम को 3 लाख रुपयों की लागत से मुकम्मल किया जाएगा। इस मौके पर काउंसलर मौसूफ ने कहा है कि यहाँ लोगों की ये एक देरीना मांग थी कि यहाँ नालियों को कवर किया जाए। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि इस काम के मुकम्मल होने से लोगों को काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। साथ ही उन्होंने मुतलका ठेकेदार को भी हिदायत की है कि इस काम को मयारी तरीके से अंजाम दिया जाए। मीटिंग का कवरिंग का जो काम हमने आज शुरू कराया है, इसके रुपये के करीब हमें पैसे आए हुए हैं। इसका हमने काम शुरू किया है। मैं चाहता हूँ ठेकेदार साहब भी यहाँ पर आए हुए हैं, काम जो हो पूरी क्वालिटी का हो ताकि लोगों की कोई परेशानी ना रहे लोगों को, क्योंकि ग्रेटिंग का काम जो है आपको पता होगा कि चोरों का यहाँ पर बहुत ही जोर है कि ग्रेटिंग आप अभी लगा जाओगे कल ले जाएंगे, वो मसाला जो है इसमें मिक्सचर, उसमें प्रॉपर सिस्टम जो है मिक्स होना चाहिए ताकि कंप्लीट क्योरिंग भी हो, उसको कंप्लीट काम जो हो वो अच्छा हो, लोगों को भी ये पता चले तो हमारा काम होता है। इसी के साथ में जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं उनका ढेर सारा अभिनंदन करता हूँ। जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की वार्ड नंबर 9 न्यू करण नगर में आज पानी निकासी के निज़ाम को दुरुस्त बनाने के काम की शुरुआत की गई है। इस काम को 30 लाख रुपयों की लागत से मुकम्मल किया जाएगा। इस काम का संग बुनियाद मकामी काउंसलर सुनीत रैना, बीजेपी सीनियर लीडर जुजबीर सेठी और दीगर बीजेपी लीडर ने रखा है। मकामी काउंसलर ने इस दौरान उम्मीद जाहिर की है कि वार्ड की हर गली व नाली को दुरुस्त किया जा रहा है और ये काम आगे भी जारी रहेगा। वहीं जुजबीर सेठी ने भी काउंसलर के काम की खूब सताइश की है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। और भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लखनऊ के ऑनरेबल कॉर्पोरेटर श्रीमान सुनीत रैना जी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और जम्मू के लोगों की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जिस प्रकार से ये अपने वार्ड को स्मार्ट सिटी के तहत स्मार्ट बनाने के लिए तत्पर रहते हैं और लगे रहते हैं 24 घंटे, आज इनको हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के हमारे जम्मू जिला के अध्यक्ष श्रीमान कपाई साहब, हमारे साथ इस बूथ के प्रेसिडेंट श्रीमान सोनी जी, रमन जी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल के प्रेसिडेंट हैं, और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जिला के मंडल के और वार्ड के कार्यकर्ता मेरे साथ इस करण नगर के जो मौजूद शहरी हैं वो भी इसमें आज सम्मिलित हुए। आज जिस प्रकार से वो 1000 स्क्वायर फीट की नाली का जो निर्माण करने जा रहे हैं और काम चल रहा है उनका, और मेरे को लगता है कि पिछले कई दिनों से मीडिया के माध्यम से हम देखते हैं कि हमारे सुनीत रैना जी हर हफ्ते या हर तीसरे दिन कोई ना कोई उद्घाटन करते हैं। मेरे को लगता है कि जो नरेंद्र भाई मोदी जी का सपना था जम्मू कश्मीर को आगे ले जाने का 370 के बाद, ऐसे युवा हमारे जो ऑनरेबल कॉर्पोरेटर्स हैं ये इस सपने को पूरा कर रहे हैं और आने वाले समय में हम लोग इस जम्मू कश्मीर को आगे लेके जाएंगे। और जो मानसिकता थी यहाँ के लोगों की कि जम्मू में डेवलपमेंट नहीं होती, ये सारे रिकॉर्ड तोड़ डेवलपमेंट के बाद वार्ड नंबर 9 में और ये करण नगर मोहल्ला है हमारा न्यू करण नगर, जहाँ
नाली का निर्माण शुरू करवाया गया है आज, जो हमारे सुनीत रैना जी कॉरपोरेटर हैं यहाँ के, उनके माध्यम से, क्योंकि उनके फंड से कुछ 40 लाख के करीब जो फंड्स है वो अलाट हुआ है, जिसमें एक पार्ट ये भी है इस ड्रेन का। और हमारे बीच में प्रदेश के उपाध्यक्ष जुदवीर सेठी जी, मेरे मंडल अध्यक्ष आशा जी जो मेरे वाइस प्रेसिडेंट हैं जिला में, और जितने भी जहां आए हुए राकेश सेठी जी, जितने भी जहां आए हुए सभी इस मोहल्ले के नागरिक, गाने माने जो चेहरे हैं यहाँ पे, सब एकत्रित होकर आज जहाँ ये उद्घाटन किया है। और मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों की डिमांड थी कि पानी का जो फ्लो था वो ठीक नहीं था, और उसको ठीक सुचारू तरीके से चले, उससे नाली का निर्माण किया जा रहा है। और इसी प्रकार मुझे जैसे ज्ञात है कि पूरे इस वार्ड में, वार्ड नंबर 9 में, हर गली हर नाली प्रॉपर तरीके से बन रही है, और सभी लोग जो हैं इसका सहयोग भी दे रहे हैं। और खासकर सुनीत रैना जी जो हमारे हैं, जिनके माध्यम से ये कार्य हो रहा है, मुझे लगता है ये पूरा एक्टिवली ये काम कर रहे हैं और लोगों के बीच हैं, और लोगों का सहयोग भी इनको है। इसी प्रकार ये काम करेंगे, क्योंकि लोगों का सहयोग मिलता रहेगा तो ये काम करते रहेंगे। मैं यही तवक्को करूँगा कि इस वार्ड नंबर 9 के जो लोग हैं वो भी इनका पूरा सहयोग दें, और जिस प्रकार कार्य चल रहे हैं और अपनी देख रेख में ये कार्य करवाएं और इनका हाथ मजबूत करें। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आज हमारे बीच में जुदवीर सेठी जी, और स्पेशली हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट प्रमोद कपाई जी, मंडल से हमारे प्रेसिडेंट रमन शर्मा जी, और पूरी डिस्ट्रिक्ट और मंडल की जो भी टीम, और भारतीय जनता पार्टी वार्ड नंबर 9 की सारी टीम आज हमारे साथ यहाँ पे है। मेरे साथ करनगर के जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं, इन सब ने ही मुझे इस काबिल बनाया है कि आज मैं कुछ करने लायक बना हूँ, और इनके कहे हुए मार्ग पर ही चलते हैं। और आज न्यू करनगर में ये जो नालियों का काम शुरू हुआ है, हम लोगों ने बेसिकली ये काम ओल्ड करनगर से स्टार्ट किया था, और नीचे से बनाते हुए अभी हम लोग ऊपर की तरफ आ रहे हैं। इस काम के बाद मैं ये आपके माध्यम से करनगर के लोगों को बताना चाहता हूँ कि करनगर के अंदर जितने भी लेफ्ट आउट ड्रेन्स थी वो सारी इसी काम में कवर होंगी। कारपोरेशन, मुझे लगता है ये वाला टेन्योर शायद अक्टूबर तक खत्म हो जाए। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू खबरनामे में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।